कभी अपनी आंखें बंद करके सोचा है कि जिंदगी बस यही है? सुबह उठना, तैयार होना, घंटों ट्रैफिक में फंसे रहकर ऑफिस पहुंचना, दिन भर काम करना और फिर थके हारे घर लौट आना। अगले दिन फिर वही सिलसिला, महीने के आखिर में एक तनख्वाह का इंतजार जो आते ही बिलों, किश्तों और जरूरतों में कब बंट जाती है पता ही नहीं चलता। क्या कभी उस पल का एहसास हुआ है जब आपका बच्चा आपसे कोई चीज मांगता है और आपकी जेब इजाजत नहीं देती, या जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और आप सेविंग्स के नाम पर खाली हाथ महसूस करते हैं? वो बेचैनी, वो लाचारी, वो रातों की उड़ती हुई नींद, क्या यही वो जिंदगी है जिसके हमने सपने देखे थे? हम में से ज्यादातर लोग इसी दौड़ में भाग रहे हैं, एक ऐसी दौड़ जिसका अंत शायद रिटायरमेंट पर होता है। लेकिन क्या तब तक हम वाकई जी पाते हैं, या सिर्फ सांसें लेते रहते हैं जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए? अजीब बात है ना, हम सब मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, फिर क्यों कुछ लोग जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते रह जाते हैं और कुछ लोग बड़ी आसानी से दौलत बनाते चले जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या हमारी सोच में ही कोई बुनियादी फर्कन है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच को बदला है, रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि पैसों को लेकर हमारी परवरिश, हमारी सोच और हमारे डर हमें कैसे गरीबी या अमीरी की तरफ ले जाते हैं। इस सफर में हम सिर्फ किताब के 5 पॉइंट्स तक सीमित नहीं रहेंगे। हम उन गहरी सच्चाइयों, उन अनकही कहानियों और उन भावनात्मक उतार चढ़ावों को भी छुएंगे जो रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिताओं की कहानी के इर्द गिर्द घूमते हैं। हम जानेंगे कि कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार और यहाँ तक कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी अनजाने में हमें उस सोच की तरफ धकेलता है जिसे पुअर डैड या गरीब मानसिकता कहा जा सकता है। तो तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये स्वर आपको सोचने पर मजबूर करेगा, शायद थोड़ा असहज भी करे, लेकिन उम्मीद है कि ये आपकी जिंदगी में एक नई दिशा जरूर देगा। पॉइंट 1, नौकरी की सुरक्षा बनाम वित्तीय स्वतंत्रता, एक गहरी खाई। आइए सबसे पहले उस सोच की बात करते हैं जो हमारे समाज की जड़ों में सबसे गहराई तक समाई हुई है। वो सोच जो हमें बचपन से घुट्टी में पिलाई जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर डैड, उनके असली पिता एक बेहद पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति, पीएचडी धारक, शिक्षा विभाग में उच्च पद पर आसीन। उनका अपने बेटे के लिए एक सीधा सादा नेक इरादे वाला मंत्र था, बेटा स्कूल जाओ, मन लगाकर पढ़ो, अच्छे ग्रेड्स लाओ, मेहनत करो ताकि तुम्हें किसी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी में या सरकारी विभाग में एक सुरक्षित नौकरी, सिक्योर जॉब मिल सके। ऐसी नौकरी जहां अच्छी तनख्वाह हो, मेडिकल बेनिफिट्स हों, छुट्टियों की सुविधा हो और सबसे जरूरी रिटायरमेंट के बाद पेंशन का इंतजाम हो। ये आवाज जानी पहचानी लगी ना? शायद आपके अपने पिता की, आपके दादाजी की, आपके शिक्षकों की, आपके शुभचिंतक रिश्तेदारों की। ये वो रास्ता है जिसे हमारे समाज में सफलता का सुरक्षित राजमार्ग माना जाता है। और क्यों ना माना जाए, आखिर कौन माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा एक स्थिर जीवन जिए? कौन नहीं चाहेगा कि महीने के अंत में एक निश्चित तनख्वाह घर आए जिससे घर का चूल्हा जले, बच्चों की फीस भरे और भविष्य के लिए थोड़ी बचत हो सके? ये नौकरी की सुरक्षा का वादा एक बहुत बड़ा आकर्षण है। ये हमें एक झूठा ही सही पर सुकून का एहसास देता है। ये हमें उस अनिश्चितता के डर से बचाता है जो खुली अर्थव्यवस्था में मौजूद है। ये डर, नौकरी छूट जाने का डर, बिजनेस में नुकसान का डर, असफल हो जाने का डर, ये इतना वास्तविक होता है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी सुरक्षा के बुलबुले में बिता देना चाहते हैं। हम अपनी पसंद का काम नहीं करते, हम अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, हम वो बनने का सपना छोड़ देते हैं जो हम बनना चाहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस रास्ते पर गारंटी नहीं है। हम एक ऐसी नौकरी से चिपके रहते हैं जहां हमारा दम घुटता है, जहां हमें सम्मान नहीं मिलता, जहां हमारी ग्रोथ रुक गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परमानेंट है। हम एक आरामदायक पिंजरे के आदी हो जाते हैं जहां दाना पानी तो मिलता है पर उड़ने के लिए आसमान नहीं मिलता। लेकिन जरा ठहरिए और आज की दुनिया को देखिए। क्या आज के समय में कोई भी नौकरी सचमुच सुरक्षित है? टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, कंपनियां रातों रात बंद हो रही हैं, विलय और अधिग्रहण, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आम बात है, और ले-ऑफ्स या छंटनी तो जैसे रोज की खबर बन गई है। वो कंपनियां जो कभी स्थिरता का प्रतीक मानी जाती थीं,
आज हजारों लोगों को एक झटके में बाहर का रास्ता दिखा देती है। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसकी पूरी दुनिया, जिसकी पूरी पहचान, जिसकी सारी योजनाएं उसी एक नौकरी के इर्द गिर्द घूमती थीं। जब वो नौकरी चली जाती है तो ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो अचानक खुद को बेसहारा पाता है क्योंकि उसने कभी दूसरा रास्ता सोचा ही नहीं था। उसने अपनी जिंदगी का, अपनी आर्थिक नियति का कंट्रोल किसी और के हाथ में, अपने एम्प्लॉयर के हाथ में दे रखा था। क्या ये असली सुरक्षा है या ये एक भ्रम है जिस पर हम आंखें मूंद कर भरोसा करते आए हैं? अब आते हैं रॉबर्ट के रिच डैड पर, उनके दोस्त के पिता। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, शायद स्कूल भी पूरा नहीं किया था, लेकिन वो आर्थिक रूप से बेहद सफल थे, एक उद्यमी थे, निवेशक थे। उनका मंत्र बिल्कुल अलग था। वो कहते थे, बेटा सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, तुम्हें वित्तीय रूप से साक्षर, फाइनेंशियली लिटरेट बनना होगा। तुम्हें यह सीखना होगा कि पैसा कैसे काम करता है और सबसे जरूरी, पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाना है। वित्तीय स्वतंत्रता, ये शब्द सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना? इसका मतलब करोड़ों अरबों कमाना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां आपकी संपत्तियों, एसेट्स से आने वाली पैसिव इनकम आपके रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। यानी आपको जीने के लिए, अपना घर चलाने के लिए रोज सुबह उठकर उस नौकरी पर जाने की मजबूरी न हो जिससे आप नफरत करते हैं। आप काम करें तो अपनी मर्जी से करें, अपने शौकन के लिए करें, कुछ बड़ा करने के लिए करें, न कि सिर्फ बिल चुकाने के लिए। सोचिए जरा उस जिंदगी के बारे में जहां आप सुबह उठें और आपके पास ये चुनने की आजादी हो कि आज आप क्या करना चाहते हैं, जहां आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकें बिना इस चिंता के कि ऑफिस से कॉल आ जाएगा, जहां आप दुनिया घूम सकें, अपने शौक पूरे कर सकें या बस आराम से बैठकर कोई किताब पढ़ सकें और पीछे से पैसा आता रहे, जहां किसी मेडिकल इमरजेंसी या अचानक आई मुसीबत के वक्त आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। ये है असली आजादी, ये है असली सुरक्षा। ये वो सुरक्षा है जो किसी कंपनी या सरकार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके अपने ज्ञान, आपकी अपनी बनाई हुई संपत्तियों पर निर्भर करती है। रिच डैड ये नहीं कहते थे कि नौकरी करना बुरा है। नौकरी करना सीखने के लिए, अनुभव हासिल करने के लिए, शुरुआती पूंजी जमा करने के लिए जरूरी हो सकता है। लेकिन रिच डैड के लिए नौकरी सिर्फ एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। मंजिल थी वित्तीय स्वतंत्रता, पुअर डैड की सोच। मेहनत करो, पैसा कमाओ, खर्च करो, अगर बचा तो बचाओ। उनका फोकस था इनकम स्टेटमेंट के इनकम वाले हिस्से पर। रिच डैड की सोच, सीखो, संपत्ति बनाओ, संपत्ति से पैसा कमाओ, उस पैसे से खर्च करो और संपत्ति बनाओ। उनका फोकस था बैलेंस शीट के एसेट वाले कॉलम पर। पुअर डैड की सोच हमें उसी चक्रव्यूह में फंसा देती है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी चूहा दौड़, रैट रेस कहते हैं। कमाना, बिल चुकाना, थोड़ी सी इच्छाएं पूरी करना और फिर पैसा खत्म, फिर अगले महीने की तनख्वाह का इंतजार और फिर वही चक्र। हम पहिए में दौड़ते चूहे की तरह भागते रहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। जिंदगी के 20, 30, 40 साल इसी दौड़ में निकल जाते हैं और हाथ लगती है सिर्फ थकान और अधूरी ख्वाहिशें। तो पहला और सबसे बुनियादी फर्क है नजरिया। एक नजरिया जो नौकरी की सुरक्षा को भगवान मानता है और दूसरा नजरिया जो वित्तीय स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाता है। एक डर पर आधारित है, दूसरा अवसरों और सीखने पर। एक आपको पैसे का गुलाम बनाता है, दूसरा आपको पैसे का मालिक बनने का रास्ता दिखाता है। लेकिन सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि हमें वित्तीय स्वतंत्रता चाहिए। सवाल ये है कि ये स्वतंत्रता हासिल कैसे होती है। रिच डैड सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने की बजाय ऐसा क्या करते थे? उन्होंने पैसों के बारे में ऐसा क्या समझा या ऐसा क्या खरीदा जिससे पैसा उनके लिए काम करने लगा, जबकि पुअर डैड जिंदगी भर मेहनत करके भी पैसों के लिए ही काम करते रहे? वो कौन सी एक बुनियादी चीज है जिसे अमीर लोग दौलत बनाने की मशीन मानते हैं और गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर उसे बोझ या दिखावा समझकर अपनी मेहनत की कमाई उसमें गंवाते रहते हैं? पॉइंट 2, संपत्ति बनाम देनदारी, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। पैसों का सबसे बड़ा धोखा। पिछले पड़ाव पर हमने देखा कि कैसे नौकरी की सुरक्षा का मोह हमें एक अंतहीन दौड़ में फंसा सकता है, जबकि असली मंजिल वित्तीय स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस स्वतंत्रता तक पहुंचने का नक्शा क्या है? वो कौन सी बुनियादी समझ है जो अमीर और गरीब की राहें बिल्कुल अलग कर देती है?
इसका जवाब छिपा है दो बहुत ही साधारण से दिखने वाले शब्दों में, जिन्हें रॉबर्ट कियोसाकी पैसों की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सबक मानते हैं। ये शब्द हैं संपत्ति, एसेट, और देनदारी, लायबिलिटी। सुनने में कितना आसान लगता है ना? जैसे स्कूल में सीखी कोई परिभाषा। लेकिन यकीन मानिए, इन दो शब्दों के सही अर्थ को न समझना ही करोड़ों लोगों के जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करने का सबसे बड़ा कारण है। और यहीं पर छिपा है पैसों का सबसे बड़ा धोखा। रिच डैड की परिभाषा इतनी सरल थी कि एक बच्चा भी समझ जाए। संपत्ति, एसेट, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है। एनीथिंग दैट पुट्स मनी इन योर पॉकेट। देनदारी, लायबिलिटी, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। एनीथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। बस इतना ही, कोई जटिल फाइनेंशियल थ्योरी नहीं, सीधा साधा कैश फ्लो का सिद्धांत। पैसा आ रहा है या जा रहा है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देनदारियों को संपत्ति समझने की भयंकर गलती करते हैं। और ये गलती हमें अमीर बनने की बजाय गरीबी के दलदल में और गहरा धकेलती जाती है। चलिए सबसे बड़े उदाहरण से शुरू करते हैं, जिसे हम सब अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते आए हैं, हमारा अपना घर। पुअर डैड का दृढ़ विश्वास था, और शायद आपके और मेरे माता पिता का भी यही मानना है, कि अपना घर खरीदना जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे सुरक्षित निवेश है। एक छत होना, सिर छुपाने की जगह होना। भावनात्मक रूप से ये बिल्कुल सही है, लेकिन रिच डैड के नजरिए से, पैसों के गणित के हिसाब से सोचिए, जब आप एक घर खरीदते हैं, आमतौर पर भारी होम लोन लेकर, तो क्या होता है? हर महीने मोटी ईएमआई, आपकी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा सालों तक बैंक को जाता है। पैसा जेब से निकलता है। प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, आपको हर साल सरकार को टैक्स देना पड़ता है। पैसा जेब से निकलता है। मेंटेनेंस और रिपेयर, घर पुराना होता है, टूट फूट होती है, रंग रोगन कराना पड़ता है। ये सब खर्च आपकी जेब से होता है। पैसा जेब से निकलता है। इंश्योरेंस, घर का बीमा कराना पड़ता है, जिसका प्रीमियम आप भरते हैं। पैसा जेब से निकलता है। अन्य खर्चे, सोसाइटी मेंटेनेंस, पानी बिजली, अगर घर बड़ा है तो ज्यादा बिल वगैरह, पैसा जेब से निकलता है। अब आप कहेंगे लेकिन घर की कीमत तो बढ़ती है। एप्रिसिएशन बिल्कुल बढ़ सकती है, लेकिन जब तक आप उस घर को बेचते नहीं हैं, वो बढ़ी हुई कीमत आपकी जेब में पैसा डाल रही है या सिर्फ कागजों पर दिख रही है? जब तक आप उसमें रह रहे हैं, तब तक वो लगातार आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। रिच डैड के अनुसार, जिस घर में आप खुद रहते हैं, वो आपकी संपत्ति नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी देनदारी हो सकती है। ये सुनकर झटका लगा। यही वो क्रांतिकारी सोच है जो रिच डैड को अलग बनाती थी। उनका मतलब ये नहीं था कि घर मत खरीदो। उनका मतलब था कि पहले ये समझो कि ये आर्थिक रूप से क्या है। अगर खरीदना ही है तो कोशिश करो कि पहले ऐसी संपत्तियां बनाओ जिनसे किराया या इनकम आए, और फिर उस इनकम से अपने सपनों का घर खरीदो या उसकी ईएमआई भरो। तब वो घर आपकी कमाई पर बोझ नहीं बनेगा। चलिए दूसरी पसंदीदा संपत्ति पर आते हैं, हमारी कार या बाइक। नई चमचमाती गाड़ी लेना स्टेटस सिंबल माना जाता है। हमें लगता है हमने एक एसेट खरीदा है, लेकिन पैसों की भाषा में सोचिए, खरीदते ही कीमत कम, डिप्रिसिएशन, शोरूम से बाहर निकलते ही गाड़ी की वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है। ये शायद अकेली ऐसी संपत्ति है जो खरीदते ही घाटा देना शुरू कर देती है। लोन की ईएमआई, अगर लोन लिया है, हर महीने जेब से पैसा जाता है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी का खर्च, रोजाना जेब से पैसा निकलता है। इंश्योरेंस, हर साल प्रीमियम भरना पड़ता है। मेंटेनेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, समय समय पर होने वाला अनिवार्य खर्च, टैक्स, रजिस्ट्रेशन, सरकारी शुल्क। क्या ये आपकी जेब में पैसा डाल रही है? नहीं, ये लगातार निकाल रही है। तो रिच डैड के अनुसार आपकी निजी इस्तेमाल की कार एक देनदारी है, संपत्ति नहीं। हाँ, अगर आप उसे टैक्सी की तरह इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं, तब वो संपत्ति बन सकती है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। लेटेस्ट स्मार्टफोन, महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए लिया गया पर्सनल लोन, ये सब चीजें हमें क्षणिक खुशी या सामाजिक दिखावा तो दे सकती हैं, लेकिन आर्थिक रूप से ये सब देनदारियां हैं। ये हमारी जेब से पैसा निकालती हैं। और हम क्या करते हैं? हम इन देनदारियों को खरीदते जाते हैं, अक्सर क्रेडिट कार्ड पर, ईएमआई पर,
या दोस्तों रिश्तेदारों से उधार लेकर हमें लगता है कि हम मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम अमीर दिख रहे हैं, लेकिन असल में हम देनदारियों का बोझ बढ़ा रहे होते हैं। इस बोझ को उठाने के लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है। हम प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लिए बॉस की हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं और हम उसी चूहा दौड़ में और गहरे धंसते चले जाते हैं। ये एक ऐसा अदृश्य जाल है जिसे हमने खुद अपनी इच्छाओं और गलत फहमियों से बुना है। हम देनदारियों को संपत्ति समझकर इकट्ठा करते रहते हैं और सोचते हैं कि हम अमीर बन रहे हैं, जबकि हकीकत में हम वित्तीय गुलामी की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो फिर अमीर लोग क्या करते हैं? रिच डैड की सोच क्या थी? उनका फोकस देनदारियां खरीदने पर नहीं, बल्कि असली संपत्तियां, रियल एसेट्स खरीदने पर था। ऐसी चीजें जो उनकी जेब में लगातार पैसा डालती रहे, भले ही वो खुद सक्रिय रूप से काम न कर रहे हों। रिच डैड किस तरह की संपत्तियां खरीदते थे? रियल एस्टेट, किराए पर देने के लिए। ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना जिससे हर महीने किराया आए, पैसा जेब में आता है। स्टॉक मार्केट, शेयर, अच्छी मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के शेयर खरीदना जिनसे डिविडेंड मिले और जिनकी कीमत समय के साथ बढ़े। पैसा जेब में आता है। बॉन्ड्स, सरकार या कंपनियों को दिया गया उधार जिस पर नियमित रूप से ब्याज मिले, पैसा जेब में आता है। अपना बिजनेस जो सिस्टम पर चले, एक ऐसा व्यवसाय खड़ा करना जो आपके बिना भी चलता रहे और मुनाफा कमाता रहे, पैसा जेब में आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा, किताबें लिखना, म्यूजिक बनाना, कोई चीज पेटेंट कराना जिनसे रॉयल्टी के रूप में लगातार इनकम आती रहे, पैसा जेब में आता है। म्यूचुअल फंड्स, सही फंड्स जो आपके पैसे को आगे स्टॉक्स या बॉन्ड्स में लगाकर ग्रो करें, पैसा जेब में आता है। देखा आपने फर्क? रिच डैड का सारा ध्यान उन चीजों को हासिल करने पर था जो उनके लिए पैसा कमाए। यही है वो कड़वा सच जिसे रिच डैड ने उजागर किया। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां खरीदते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। अब एक पल रुकिए और ईमानदारी से खुद से पूछिए, आपके पास जो चीजें हैं, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका फोन, आपके निवेश अगर हैं तो उनकी लिस्ट बनाइए और हर चीज के आगे लिखिए कि वो आपकी जेब में पैसा डाल रही है, एसेट, या आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, लायबिलिटी। ये अभ्यास आपकी आंखें खोल सकता है, क्योंकि जब तक आप इस बुनियादी फर्क को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप देनदारियों की जगह संपत्तियां खरीदने पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ एक दूर का सपना ही बनी रहेगी। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलिए मान लिया कि हमें संपत्ति और देनदारी का फर्क समझ आ गया, हमें पता चल गया कि हमें शेयर, रेंटल प्रॉपर्टी या अपना बिजनेस जैसी संपत्तियां बनानी है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सी प्रॉपर्टी मुनाफा देगी, बिजनेस कैसे शुरू करें? इन संपत्तियों को समझने के लिए, फाइनेंस की दुनिया को समझने के लिए, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो जैसी चीजों को पढ़ने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? वो कौन सी शिक्षा है जो हमें स्कूलों और कॉलेजों में कभी नहीं दी जाती, लेकिन जिसके बिना संपत्ति और देनदारी का ज्ञान भी अधूरा है? वो कौन सी योग्यता है जो रिच डैड के पास थी, लेकिन पढ़े लिखे पुअर डैड के पास उसकी कमी थी, और जिसके बिना पैसों की दुनिया एक अनजान पहेली बनी रहती है? पॉइंट 3, वित्तीय साक्षरता का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। वो विषय जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। हमने अभी संपत्ति और देनदारी के उस बड़े फर्क को समझा जिसने रिच डैड और पुअर डैड की आर्थिक दुनिया को बिल्कुल अलग कर दिया था। हमने जाना कि अमीर बनने के लिए देनदारियों की जगह संपत्तियां खरीदनी होंगी, लेकिन सवाल ये है कि कौन सी संपत्ति, कैसे खरीदें, कब खरीदें, कैसे पता करें कि ये वाकई संपत्ति है या देनदारी का छुपा हुआ रूप? इन सवालों का जवाब हमें ले जाता है एक ऐसी सच्चाई की ओर जो शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है। सोचिए, हमने स्कूल में कितने साल बिताए? 10 साल, 12 साल, फिर कॉलेज के 3-5 साल। हमने इतिहास की लड़ाइयां याद की, दुनिया के नक्शे रंगे, अलजेब्रा के मुश्किल सवाल हल किए, न्यूटन के नियम समझे, शेक्सपियर की कविताएं पढ़ी। ये सब जरूरी है, ज्ञानवर्धक है, लेकिन उस एक विषय के बारे में हमें कितना सिखाया गया जो हमारी जिंदगी को हर दिन, हर पल प्रभावित करता है? वो विषय है पैसा। क्या आपको स्कूल में सिखाया गया कि अपना बजट कैसे बनाते हैं, अपनी कमाई और खर्च का हिसाब कैसे रखते हैं? क्या आपको बचत और निवेश के बीच का फर्क समझाया गया?
क्या आपको बताया गया कि शेयर बाजार कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, रियल एस्टेट में निवेश कैसे करते हैं, कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि की ताकत क्या होती है, टैक्स क्यों लगता है और इसे कानूनी रूप से कैसे बचाया जा सकता है, लोन कैसे काम करते हैं, क्रेडिट स्कोर का क्या महत्व है? जवाब है शायद नहीं, या अगर सिखाया भी गया तो बस ऊपर ऊपर से, जैसे कोई गैर जरूरी विषय हो। और विडंबना देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर डैड, जो खुद शिक्षा के क्षेत्र में इतने ऊंचे पद पर थे, इतने ज्ञानी थे, वो भी पैसों के मामले में जिंदगी भर संघर्ष करते रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास अकादमिक साक्षरता, एकेडमिक लिटरेसी तो भरपूर थी, लेकिन वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी की भारी कमी थी। वो जानते थे कि अच्छी नौकरी कैसे पानी है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि उस नौकरी से कमाए पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाना है। और यही कहानी हम में से करोड़ों लोगों की है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक अच्छा कर्मचारी, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा सरकारी नौकर बनना तो सिखाता है, लेकिन हमें एक अच्छा निवेशक, एक अच्छा उद्यमी, या यूं कहें कि अपने पैसे का एक अच्छा प्रबंधक बनना नहीं सिखाता। हमें पैसा कमाना सिखाया जाता है, लेकिन पैसे को संभालना, उसे बढ़ाना और उसे अपनी आजादी का जरिया बनाना नहीं सिखाया जाता। दूसरी तरफ थे रिच डैड। वो शायद अकादमिक रूप से उतने शिक्षित नहीं थे, लेकिन वो पैसों की भाषा समझते थे। वो जानते थे कि इनकम स्टेटमेंट क्या कहता है, बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, कैश फ्लो, पैसे का बहाव किधर जा रहा है, अंदर या बाहर। वो बाजार के उतार चढ़ाव को एक अवसर की तरह देखते थे, डर की तरह नहीं। वो टैक्स के नियमों को बोझ नहीं, बल्कि एक गाइडलाइन की तरह इस्तेमाल करते थे, जिससे वो कानूनी दायरे में रहकर कम से कम टैक्स दें। उन्होंने ये सब कहां से सीखा? स्कूल से नहीं, उन्होंने सीखा अनुभव से, अपनी गलतियों से। और उन्होंने बहुत गलतियां की, किताबें पढ़कर, सेमिनार अटेंड करके, और सबसे बढ़कर लगातार सीखते रहने की अपनी तीव्र इच्छा से। रिच डैड का मानना था कि आपका सबसे शक्तिशाली औजार, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। अगर आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं, उसे वित्तीय ज्ञान से भरते हैं, तो आप कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में दौलत बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सीखना बंद कर देते हैं, तो आप हमेशा दूसरों पर, अपने बॉस पर, सरकार की नीतियों पर, या सिर्फ अपनी किस्मत पर निर्भर रहेंगे। और जब हमारे पास वित्तीय साक्षरता नहीं होती, तो क्या होता है? डर हावी हो जाता है। हम निवेश करने से डरते हैं। शेयर बाजार हमें जुआ लगता है, रियल एस्टेट हमें झंझट लगता है। हम अपना सारा पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में या एफडी में रखते हैं, जहां महंगाई चुपके चुपके उसकी कीमत कम करती रहती है। हम अवसर खो देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम समझते नहीं हैं। हम गलत फैसले लेते हैं, या फिर हम बिना सोचे समझे किसी दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर, या रातों रात अमीर बनो वाली स्कीम के चक्कर में पड़कर ऐसी जगह पैसा लगा देते हैं जहां हमारी मेहनत की कमाई डूब जाती है। हमें पोंजी स्कीम और असली निवेश में फर्क ही समझ नहीं आता। हम धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। इंश्योरेंस एजेंट हमें गलत पॉलिसी बेच जाते हैं, बैंक हमें महंगे लोन चिपका देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम किस दस्तावेज पर साइन कर रहे हैं, या उसके छुपे हुए चार्जेस क्या हैं। हम कर्ज के जाल में फंसते हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हम बिना सोचे समझे करते हैं। बाय नाउ पे लेटर के लुभावने ऑफर्स में फंस जाते हैं, और फिर ब्याज चुकाते चुकाते हमारी कमर टूट जाती है। हम एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ये कर्ज सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं बनता, ये मानसिक तनाव, रिश्तों में दरार और रातों की नींद हराम होने का कारण बनता है। हम ज्यादा टैक्स भरते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि होम लोन पर, इंश्योरेंस प्रीमियम पर, या कुछ खास तरह के निवेशों पर टैक्स में छूट मिलती है। हम ईमानदारी से कमाते हैं और ईमानदारी से ज्यादा टैक्स भर देते हैं, सिर्फ जानकारी के अभाव में। और सबसे दुखद बात क्या है? हमारे समाज में पैसों के बारे में खुलकर बात करना, या ये स्वीकार करना कि मुझे पैसों की समझ नहीं है, इसे अक्सर बुरा माना जाता है। हमें लगता है पैसों की बात करना मतलब लालची होना है, या फिर हमें शर्म आती है कि लोग क्या सोचेंगे कि इतने पढ़े लिखे होकर भी हमें इतनी बेसिक चीज नहीं पता। हमें लगता है फाइनेंस की बातें बहुत जटिल हैं, ये सिर्फ सीए या एमबीए वालों का काम है। और इसी शर्म, इसी झिझक, इसी डर के कारण हम सीखने से कतराते हैं। हम उसी वित्तीय अज्ञानता के अंधेरे में भटकते रहते हैं, जहां ठोकरें लगना और नुकसान उठाना लगभग तय है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है,
वित्तीय साक्षरता हासिल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सीखी जा सकती है। और आज के डिजिटल युग में तो ज्ञान आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आपको फाइनेंस में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ बुनियादी सिद्धांत समझने हैं। आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। पढ़ना शुरू करें। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड तो बस शुरुआत है। पर्सनल फाइनेंस पर सैकड़ों अच्छी किताबें और ब्लॉग्स उपलब्ध हैं, वो ऑनलाइन सीखें। यूट्यूब पर, फाइनेंशियल वेबसाइट्स पर, ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझें। सावधान रहें, भरोसेमंद स्रोतों से ही सीखें। अपना बजट बनाएं, ईमानदारी से ट्रैक करें कि आपका पैसा कहां आ रहा है और कहां जा रहा है। कई फ्री ऐप्स इसमें आपकी मदद कर सकती हैं। छोटे निवेश से शुरू करें। डर लगता है तो बहुत छोटी रकम से, जैसे RS500 या RS1000 प्रति माह से म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करें। प्रक्रिया को समझें, सवाल पूछें, किसी भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलें जो कमीशन पर नहीं आपकी फीस पर काम करता हो। अपने बैंक से सवाल पूछें, शर्माएं नहीं। अपनी बैलेंस शीट बनाएं, अपनी संपत्तियों जो पैसा लाती हैं और देनदारियों जो पैसा ले जाती है की लिस्ट बनाएं। देखें कि आप कहां खड़े हैं। याद रखिए, रिच डैड कहते थे, ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। वित्तीय ज्ञान आपको डर से मुक्ति दिलाता है, आपको आत्मविश्वास देता है, आपको अपने पैसे का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ताकत देता है और आपको संपत्ति बनाने का रास्ता दिखाता है। स्कूल ने नहीं सिखाया तो क्या हुआ? आपकी जिंदगी, आपका पैसा, आपकी जिम्मेदारी। इसे सीखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है और ये आपकी जिंदगी का सबसे फायदेमंद निवेश साबित होगा। चलिए, अब हमने ये भी समझ लिया कि वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। हमने ये भी जान लिया कि हमें संपत्तियां खरीदनी हैं, देनदारियां नहीं। लेकिन अब असली सवाल आता है एक्शन का। सिर्फ जानने और समझने से तो बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ जाएगा, है ना? वित्तीय रूप से साक्षर होने के बाद और संपत्ति देनदारी का फर्क समझने के बाद लोग असल में पैसे कमाते कैसे हैं? क्या पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, यानी किसी के लिए नौकरी करना? या रिच डैड की तरह सोचने वाले लोग पैसे कमाने के लिए किसी अलग ही ढांचे या मॉडल का इस्तेमाल करते हैं? वो कौन सा शक्तिशाली फ्रेमवर्क है जिसे रिच डैड ने दुनिया को समझाया, जो ये बताता है कि लोग किस तरह से इनकम जनरेट करते हैं और क्यों कुछ लोग जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि पैसा उनके लिए काम करता है? वो कौन सा नक्शा है जो हमें चूहा दौड़ से बाहर निकालकर सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता की राह दिखा सकता है? पॉइंट 4, पैसे के लिए काम करना बनाम पैसे से काम करवाना। पिछले अध्यायों में हमने मानसिकता के फर्कों को समझा, संपत्ति और देनदारी के धोखे को पहचाना और उस जरूरी वित्तीय साक्षरता की बात की जो हमें स्कूलों में नहीं मिलती। अब हम उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां हमें यह समझना है कि लोग असल में पैसा कमाते कैसे हैं और क्यों कुछ लोग जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा इंतजाम कर लेते हैं कि पैसा उनके पीछे भागे। रॉबर्ट कियोसाकी ने आय कमाने के तरीकों को समझने के लिए एक बेहद शक्तिशाली मॉडल दिया, जिसे वे कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट ये 4 हिस्सों वाला नक्शा हमें दिखाता है कि दुनिया में हर कोई अपनी आय इन 4 में से किसी एक या अधिक तरीके से कमाता है। एम्प्लॉई कर्मचारी, विजुअल ऑफिस का माहौल, ID कार्ड ये वो लोग हैं जिनके पास एक जॉब होती है, वो किसी और व्यक्ति या कंपनी के लिए काम करते हैं और बदले में उन्हें तनख्वाह, सैलरी या मजदूरी, वेजेस मिलती है। उनकी आय का स्रोत उनका नियोक्ता, एम्प्लॉयर होता है। ये लोग सुरक्षा और स्थिरता को महत्व देते हैं। उन्हें निश्चित काम के घंटे, बंधी हुई तनख्वाह, पेड लीव और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पसंद होते हैं। पुअर डैड इसी क्वाड्रेंट के आदर्श प्रतिनिधि थे। दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी क्वाड्रेंट में आता है। वो अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। अगर वो काम पर नहीं जाएंगे तो उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। उनका कंट्रोल सीमित होता है और वो हमेशा नौकरी जाने के जोखिम के साथ जीते हैं। वे अक्सर कहते हैं, मुझे एक सुरक्षित अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी चाहिए जिसमें फायदे हों। सेल्फ एम्प्लॉयड स्मॉल बिजनेस ओनर, स्वरोजगार छोटा व्यापारी, विजुअल डॉक्टर का क्लिनिक, वकील का ऑफिस, किराने की दुकान, फ्रीलांसर लैपटॉप पर, ये वो लोग हैं जो अपने लिए काम करते हैं। ये अपना बॉस खुद होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, वकील, फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स, छोटे दुकानदार, रेस्टोरेंट मालिक। इनके पास जॉब नहीं होती, बल्कि ये खुद ही जॉब होते हैं।
ये अपनी स्किल, अपनी विशेषज्ञता के दम पर पैसा कमाते हैं। इन्हें आजादी पसंद होती है। वे किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन इनकी आजादी अक्सर एक भ्रम होती है। ये सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। अगर डॉक्टर क्लिनिक नहीं खोलेगा, वकील केस नहीं लड़ेगा, दुकानदार दुकान नहीं खोलेगा तो इनकम बंद। वो छुट्टी लेने से भी डरते हैं। वो अक्सर कहते हैं, अगर कोई काम अच्छे से करवाना है तो खुद ही करो, या मेरी फीस रेट इतना है। वे भी अपना समय और स्किल बेचकर पैसा कमाते हैं, लेकिन कंट्रोल थोड़ा ज्यादा होता है, पर निर्भरता खुद पर बहुत ज्यादा होती है। अब ध्यान से सुनिए। ई और एस क्वाड्रेंट यानी क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड वाले लोग मुख्य रूप से पैसे के लिए काम करते हैं। वर्क फॉर मनी। उनकी कमाई उनकी अपनी सक्रिय भागीदारी, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट पर निर्भर करती है। बी बिग बिजनेस ओनर, बड़ा व्यवसाय। विजुअल, बड़ी फैक्ट्री, ऑफिस बिल्डिंग, टीम के साथ मीटिंग। ये वो लोग हैं जो एक सिस्टम के मालिक होते हैं और लोग उनके लिए काम करते हैं। इनके पास सिर्फ जॉब या काम नहीं होता, बल्कि एक स्थापित व्यवसाय, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस होता है जो उनके बिना भी चल सकता है और पैसा कमा सकता है। सोचिए किसी बड़ी कंपनी के मालिक या किसी सफल फ्रेंचाइजी के मालिक के बारे में। वो होशियार लोगों को काम पर रखते हैं, उन्हें मैनेज करने के लिए अच्छे लीडर्स रखते हैं और एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो खुद ब खुद चलता रहे। उनका फोकस लेवरेज यानी दूसरों के समय, पैसे और प्रयासों का उपयोग करना, और स्केलेबिलिटी यानी बिजनेस को आसानी से बड़ा करने की क्षमता पर होता है। वे खुद हर काम नहीं करते, बल्कि काम करवाते हैं। वे अक्सर कहते हैं, मैं अपने बिजनेस के लिए बेस्ट लोगों को ढूंढ रहा हूं, या मेरा सिस्टम ये काम कर सकता है। इन्वेस्टर, निवेशक। विजुअल, स्टॉक मार्केट चार्ट, रियल एस्टेट डील, चेक पर साइन। ये वो लोग हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। मनी वर्क्स फॉर देम। ये अपना पैसा विभिन्न संपत्तियों, एसेट्स में लगाते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, दूसरे बिजनेस, और वो संपत्तियां उनके लिए और पैसा कमा कर लाती हैं। इन्हें खुद सक्रिय रूप से काम करने की जरूरत नहीं होती, हालांकि रिसर्च और मैनेजमेंट जरूरी है। उनका पैसा 24/7 उनके लिए मेहनत कर रहा होता है। ये पैसिव इनकम और पैसे की ग्रोथ, कैपिटल अप्रिशिएशन पर फोकस करते हैं। वे अक्सर पूछते हैं, इस निवेश पर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI कितना है, या कैश फ्लो कैसा है। रिच डैड की सोच क्वाड्रेंट के राइट साइड B और I वाली थी। उनका लक्ष्य था ऐसे सिस्टम बनाना, B, या ऐसी संपत्तियों में निवेश करना, I, जहां उन्हें व्यक्तिगत रूप से हर समय मौजूद रहने की जरूरत ना हो, फिर भी पैसा आता रहे। और यहीं पर चूहा दौड़, रैट रेस का असली मतलब समझ आता है। ज्यादातर लोग E और S क्वाड्रेंट में कमाते हैं, अपनी जरूरतों और देनदारियों, घर का लोन, कार की EMI, क्रेडिट कार्ड बिल पर खर्च करते हैं। पैसा खत्म हो जाता है और फिर उन्हें अगले महीने फिर से उतना ही या उससे ज्यादा कमाने के लिए उसी पहिए पर भागना पड़ता है। ये एक अंतहीन, थका देने वाला चक्र है। आप मेहनत करते हैं, आपको थोड़ी तरक्की मिलती है, सैलरी बढ़ती है, लेकिन साथ ही आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बड़ा घर, बड़ी कार, ज्यादा देनदारियां। आप ज्यादा कमाते हैं, लेकिन आजाद फिर भी नहीं हो पाते। आप पहिए में तेज दौड़ने लगते हैं, पर रहते उसी पहिए के अंदर ही हैं। जिंदगी इसी कमाने और खर्च करने के चक्र में बीत जाती है। सपने पीछे छूट जाते हैं, सेहत दांव पर लग जाती है, रिश्तों के लिए वक्त नहीं बचता, सिर्फ उस तनख्वाह के लिए जो आते ही खर्च हो जाती है। क्या ये वो जिंदगी है जो आप जीना चाहते हैं? रिच डैड का रास्ता इस चूहा दौड़ से बाहर निकलने का था। उनका सुझाव था कि आप चाहे E या S क्वाड्रेंट से शुरुआत करें, क्योंकि ज्यादातर लोग वहीं से करते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य हमेशा क्वाड्रेंट के राइट साइड B या I की तरफ बढ़ना होना चाहिए। तो कैसे बने B? अपनी नौकरी या स्वरोजगार से सीखते हुए अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके एक ऐसा बिजनेस सिस्टम बनाने की सोचें जिसे आप भविष्य में डेलीगेट कर सकें। इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, रिस्क होता है, लेकिन ये आपको सच्ची स्वतंत्रता दे सकता है। आपको सिर्फ अपने काम में अच्छा नहीं होना, बल्कि लीडरशिप, मैनेजमेंट और सिस्टम बिल्डिंग सीखनी होगी। कैसे बने आए? अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाएं और उसे समझदारी से निवेश करें। ये सबसे सुलभ रास्ता हो सकता है। आपको शुरुआत करने के लिए लाखों की जरूरत नहीं है। आप छोटी रकम से
जैसे SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए, म्यूचुअल फंड में, अच्छे स्टॉक्स में या धीरे धीरे रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ आपकी वित्तीय साक्षरता पॉइंट 3 काम आएगी। धीरे धीरे आपकी संपत्ति बढ़ेगी और एक दिन उनसे आने वाली पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाएगी। तब आप चाहें तो अपनी E या S वाली एक्टिव इनकम बंद भी कर सकते हैं। जरूरी है अपनी सोच बदलना। सिर्फ अगली सैलरी या अगले क्लाइंट के बारे में सोचने की बजाय ये सोचना शुरू करें कि आप पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं। आप अपनी नौकरी के साथ साथ साइड में कोई छोटा B या I क्वाड्रेंट का वेंचर कैसे शुरू कर सकते हैं। आप अपनी बचत को सिर्फ बैंक में रखने की बजाय उसे काम पर कैसे लगा सकते हैं। जब आप E या S से B या I की तरफ बढ़ने का सचेत प्रयास करते हैं, तभी आप असल में चूहा दौड़ से बाहर निकलने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। तब आप सिर्फ जिंदगी गुजार नहीं रहे होते, आप अपनी आर्थिक नियति को अपने हाथों में ले रहे होते हैं। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें रास्ता तो दिखाता है ES से BI की तरफ जाने का। हमें समझ आ गया कि असली आजादी राइट साइड में है। हमने ये भी जान लिया कि इसके लिए वित्तीय साक्षरता चाहिए और संपत्तियां बनानी होंगी। लेकिन लाखों लोग ये सब जानने के बावजूद E या S क्वाड्रेंट में ही क्यों अटके रह जाते हैं? क्यों वो B या I की तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाते? वो कौन सी अदृश्य दीवारें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं? वो कौन सी मानसिक बाधाएं और गहरे डर हैं जो हमें सुरक्षित माने जाने वाले पिंजरे में कैद रखते हैं, भले ही हम उसमें खुश न हों? क्या अमीर बनने या वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के रास्ते में सिर्फ ज्ञान और रणनीति ही काफी है, या फिर हमें अपने अंदर के किसी और बड़े दुश्मन से भी लड़ना पड़ता है? पॉइंट 5, डर पर काबू पाना और गलतियों से सीखना। ओवरकमिंग फियर एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। मानसिकता का सबसे बड़ा युद्ध। अब तक के सफर में हमने रिच डैड और पुअर डैड की सोच के कई अहम फर्क देखे। हमने समझा कि नौकरी की सुरक्षा एक भ्रम हो सकती है और असली लक्ष्य वित्तीय स्वतंत्रता है। हमने संपत्ति और देनदारी के उस धोखे को पहचाना जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। हमने वित्तीय साक्षरता की उस अनदेखी जरूरत को महसूस किया जो हमारी शिक्षा प्रणाली हमें नहीं देती, और हमने कैश फ्लो क्वाड्रेंट के जरिए आय कमाने के उन रास्तों को देखा जो हमें चूहा दौड़ से बाहर निकाल सकते हैं, यानी ES क्वाड्रेंट से BI क्वाड्रेंट की ओर बढ़ना। सब कुछ कितना तार्किक लगता है ना? रास्ता साफ दिखता है। वित्तीय साक्षर बनो, संपत्तियां खरीदो, BI क्वाड्रेंट में जाओ और आजादी पाओ। लेकिन अगर रास्ता इतना ही साफ है तो क्यों करोड़ों लोग ये सब जानने और समझने के बावजूद कभी E कर्मचारी या S स्वरोजगार क्वाड्रेंट से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते? क्यों वो उसी जानी पहचानी, भले ही असंतोषजनक जिंदगी से चिपके रहते हैं? वो कौन सी अदृश्य शक्ति है? वो कौन सी जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है? वो दीवार कौन सी है जो ज्ञान और एक्शन के बीच खड़ी हो जाती है? रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार वो सबसे बड़ा दुश्मन, वो सबसे बड़ी बाधा हमारे अंदर ही है, और उसका नाम है डर, फियर। पैसा खोने का डर, फियर ऑफ लूजिंग मनी। ये शायद सबसे आम और सबसे लकवाग्रस्त कर देने वाला डर है। जैसे ही हम अपनी मेहनत की कमाई को किसी ऐसी जगह लगाने की सोचते हैं जहां गारंटी नहीं है, जैसे शेयर बाजार, रियल एस्टेट या अपना बिजनेस, हमारे अंदर का पुअर डैड चिल्लाने लगता है, मत करो, पैसा डूब जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। ये डर हमें सुरक्षित लेकिन कम रिटर्न वाले विकल्पों जैसे सेविंग अकाउंट या FD तक सीमित रखता है, या फिर हमें कोई एक्शन लेने ही नहीं देता। हम अवसरों को दरवाजे पर दस्तक देते हुए देखते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर पाते, सिर्फ इस डर से कि कहीं नुकसान न हो जाए। असफलता का डर, गलती करने का डर, फियर ऑफ फेलियर, मेकिंग मिस्टेक्स। हमारा समाज, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बचपन से सिखाता है कि गलतियां करना बुरा है, असफलता शर्म की बात है, गलती करने पर सजा मिलती है, नंबर कटते हैं, मजाक उड़ता है। इसीलिए हम बड़े होकर भी कुछ नया आजमाने से, रिस्क लेने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने बिजनेस शुरू किया और वो नहीं चला तो हम फेलियर कहलाएंगे। अगर हमने कोई निवेश किया और उसमें नुकसान हो गया तो हम बेवकूफ साबित हो जाएंगे। ये फेलियर का टैग इतना भारी लगता है कि हम कोशिश ही नहीं करते। हम जिंदगी भर क्या होता अगर सोचते रह जाते हैं, पर वो पहला कदम कभी नहीं उठाते। आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, व्हाट अदर्स विल थिंक। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो रिश्तेदार क्या सोचेंगे? अगर मेरा स्टार्टअप फेल हो गया तो दोस्त मजाक उड़ाएंगे।
अगर मैंने ये महंगी गाड़ी नहीं खरीदी तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। ये डर कि दूसरे हमारे बारे में क्या राय बनाएंगे हमें अक्सर वो करने से रोकता है जो हम सच में करना चाहते हैं या जो हमारे लिए सही है। हम समाज की उम्मीदों और धारणाओं के गुलाम बन जाते हैं। हम अपनी जिंदगी दूसरों को खुश करने या दूसरों की नजरों में सही साबित होने के लिए जीने लगते हैं, अपनी खुशी और अपने लक्ष्यों की कीमत पर। अस्वीकृति का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन, पी और आई क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए अक्सर आपको चीजें बेचनी पड़ती हैं। अपना प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया नेगोशिएट करना पड़ता है, लोगों से हाँ कहलवानी पड़ती है। इसमें अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। कोई आपके आइडिया को रिजेक्ट कर सकता है, कोई डील करने से मना कर सकता है। ये डर हमें जरूरी कदम उठाने, जैसे सेल्स कॉल करने, निवेशकों से मिलने या बेहतर डील के लिए मोलभाव करने से रोकता है। अज्ञानता का डर, अज्ञात का डर, फियर ऑफ इग्नोरेंस, द अननोन। कई बार हम सिर्फ इसलिए एक्शन नहीं लेते क्योंकि हमें लगता है कि हमें पर्याप्त जानकारी नहीं है। मुझे स्टॉक मार्केट समझ नहीं आता, मुझे बिजनेस चलाना नहीं आता, मुझे रियल एस्टेट के बारे में कुछ नहीं पता। हम अपनी अज्ञानता को एक बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं और सीखने की कोशिश भी नहीं करते। अज्ञात का डर हमें परिचित दायरे में ही कैद रखता है। अब देखिए, डर के प्रति इन दोनों पिताओं का नजरिया कितना अलग था। पुअर डैड डर से बचते थे, वो रिस्क को खतरा मानते थे। उनके लिए पैसा खोना या असफल होना दुनिया का अंत था। वो हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते थे, भले ही उसमें ग्रोथ की संभावना ना हो। गलती करना उनके लिए शर्मिंदगी और अयोग्यता का प्रमाण था। डर उनके फैसलों पर हावी रहता था। रिच डैड डर को स्वीकार करते थे और उसे मैनेज करना सीखते थे। वो जानते थे कि डर लगना स्वाभाविक है, खासकर जब आप कुछ नया या बड़ा कर रहे हो, लेकिन वो डर को खुद पर हावी नहीं होने देते थे। उनके लिए पैसा खोना या असफल होना सीखने की कीमत ट्यूशन फी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार पैसा गंवाया, कई बिजनेस फेल हुए, लेकिन हर बार उन्होंने सीखा, इस बार क्या गलत हुआ, अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। वो मानते थे कि अगर आप कभी असफल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आप कुछ पर्याप्त बड़ा करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। वो अंधाधुंध रिस्क नहीं लेते थे, बल्कि सोच समझकर नपातुला कैलकुलेटेड रिस्क लेते थे। वो जानते थे कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क न लेना ही है। तो सवाल है, हम इस डर से कैसे निपटें? हम गलतियों को सीखने के अवसर में कैसे बदलें? रिच डैड की अप्रोच क्या थी? छोटी शुरुआत करें, स्टार्ट स्मॉल। अगर बड़ा निवेश करने से डर लगता है तो छोटी रकम से शुरू करें। अगर बिजनेस शुरू करने से डर लगता है तो पहले साइड हसल ट्राई करें। छोटी सफलताएं आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगी और डर कम करेंगी। खुद को शिक्षित करें, एजुकेट योरसेल्फ। अज्ञानता डर को बढ़ाती है। जितना ज्यादा आप किसी चीज के बारे में जानेंगे, वित्तीय साक्षरता, उतना ही कम डर लगेगा। ज्ञान आपको सूचित और परिकलित जोखिम लेने में मदद करता है। मानसिकता बदलें, चेंज योर माइंडसेट। असफलता को अंत न समझें, बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा समझें। हर गलती एक सबक है। पूछें, मैंने इससे क्या सीखा, बजाय इसके कि मैं फेल हो गया। एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं, सही माहौल चुनें, चूज योर एनवायरनमेंट। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो खुद भी सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक और डरपोक लोगों से दूरी बनाएं। मेंटर्स ढूंढें जिन्होंने वो हासिल किया है जो आप करना चाहते हैं। डर को महसूस करें, फिर भी करें। फील द फियर एंड डू इट एनीवे। डर गायब नहीं होगा, आपको डर के बावजूद एक्शन लेना सीखना होगा। अक्सर एक्शन लेने के बाद डर अपने आप कम हो जाता है। हारने के लिए तैयार रहें, बी प्रिपेयर्ड टू लूज। रिच डैड कहते थे कि जीतने से पहले आपको हारना सीखना होगा। उतना ही रिस्क लें जितना आप खोना बर्दाश्त कर सकते हैं, खासकर शुरुआत में। इसे सीखने की लागत समझें। डर का विश्लेषण करें, एनालाइज योर फियर। पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है, क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा? अक्सर डर हमारी कल्पना में ज्यादा बड़ा होता है हकीकत से। जरा सोचिए, डर की वजह से आपने जिंदगी में क्या क्या खोया है। वो प्रमोशन जिसके लिए आपने बात नहीं की, वो बिजनेस आइडिया जिस पर आपने काम नहीं किया, वो निवेश का अवसर जो आपने गंवा दिया, वो जिंदगी जो आप जी सकते थे लेकिन डर के कारण जी नहीं पाए। डर की कीमत सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, डर की सबसे बड़ी कीमत है अफसोस, रिग्रेट और अनछुई क्षमता, अनटैप्ड पोटेंशियल।
रिच डैड और पुअर डैड के बीच का फर्क सिर्फ पैसों के मैनेजमेंट का नहीं था, ये डर और गलतियों के प्रति उनके नजरिए का भी फर्क था। वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चलने के लिए आपको सिर्फ ज्ञान और रणनीति ही नहीं, बल्कि साहस भी चाहिए। साहस, डर के बावजूद कदम उठाने का साहस, गलती करके फिर से उठ खड़े होने का साहस, लोग क्या कहेंगे कि परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलने का। ये मानसिकता का युद्ध है और इसे आपको अपने अंदर ही जीतना होगा। हमने अब रिच डैड की पूरी फिलॉसफी को समझ लिया है। मानसिकता, संपत्ति, साक्षरता, कैश फ्लो क्वाड्रेंट और डर पर काबू पाना, ये सब सिद्धांत बेहतरीन हैं, आंखें खोलने वाले हैं, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिस में फर्क होता है। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ इन 5 पॉइंट्स तक ही सीमित नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता, एक पूरा दर्शन है। आइए कुछ और जुड़ी हुई बातों पर गौर करें जो हमारी आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डालती हैं। उपखंड 1, माहौल की ताकत, संगत का असर। आप जिन लोगों के साथ अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, उनकी सोच का आप पर गहरा असर पड़ता है। अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार हमेशा पैसों की कमी का रोना रोते हैं, अमीरों को बुरा भला कहते हैं या सिर्फ नौकरी की सुरक्षा की बातें करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बनने लगती है। इसे पुअर माहौल कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो नए आइडियाज पर बात करते हैं, निवेश के अवसर ढूंढते हैं, अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, तो आपकी सोच भी सकारात्मक और विकासशील बनती है। ये रिच माहौल है। कई बार हमें अपने करीबी लोगों से ही विरोध झेलना पड़ता है। जब आप कुछ अलग करने की सोचते हैं, नौकरी छोड़कर बिजनेस करने की या अपनी बचत को रिस्क की जगह निवेश करने की, तो सबसे पहले वही लोग आपको डराते हैं जो आपकी परवाह करते हैं। वो अपनी समझ और अपने डर के हिसाब से आपको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करें, लेकिन अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। साथ ही ऐसे मेंटर्स या दोस्त ढूंढें जो आपकी सोच को समझते हों और आपको आगे बढ़ने में मदद करें। अपने माहौल को सोच समझकर चुनें, क्योंकि ये आपकी आर्थिक सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उपखंड 2, उपभोक्तावाद का जाल, दिखावे की दौड़। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें लगातार ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाती है। विज्ञापन, सोशल मीडिया, आस पड़ोस का दबाव, हर तरफ से यही संदेश आता है कि खुशी नई चीजें खरीदने में है। लेटेस्ट फोन, बड़ी कार, ब्रांडेड कपड़े, विदेशी छुट्टियां। हमें लगता है कि इन चीजों से ही हमारी पहचान है, हमारा स्टेटस है। इसे उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म कहते हैं। ये हमें देनदारियां खरीदने के लिए प्रेरित करता है, बचत और निवेश से दूर ले जाता है। हम कीपिंग अप विद द जोन्सेस, पड़ोसियों या दोस्तों की बराबरी करने के चक्कर में अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला लेते हैं। हम तात्कालिक सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए भविष्य की सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं। रिच डैड की सोच थी कि पहले संपत्ति बनाओ, फिर उस संपत्ति से आने वाले पैसे से अपनी पसंद की चीजें खरीदो। वो लग्जरी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो उधार लेकर या अपनी बचत तोड़कर लग्जरी खरीदने के सख्त खिलाफ थे। वो जानते थे कि असली अमीरी दिखाने में नहीं, बल्कि वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने में है। सोचिए, क्या आपको सच में उस नई चीज की जरूरत है, या आप सिर्फ किसी और को दिखाने के लिए या थोड़ी देर की खुशी के लिए उसे खरीद रहे हैं? अपनी इच्छाओं और जरूरतों में फर्क करना सीखें, उपभोक्तावाद के जाल से बचें और अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करें। उपखंड 3, सीखने की निरंतरता, बदलते समय के साथ चलना। रिच डैड ने एक बार पैसा बना लिया और फिर बैठ गए, ऐसा नहीं था। वो लगातार सीखते रहते थे। बाजार बदलते हैं, नियम बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है। जो निवेश आज अच्छा है, जरूरी नहीं कि कल भी उतना ही अच्छा रहे। जो बिजनेस मॉडल आज सफल है, हो सकता है कल पुराना पड़ जाए। इसीलिए वित्तीय साक्षरता हासिल करना एक बार का काम नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। आपको अपडेटेड रहना होगा, पढ़ना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, नई निवेश रणनीतियों के बारे में जानना होगा, टैक्स के नए नियमों को समझना होगा, अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों पर नजर रखनी होगी। सीखने को बोझ न समझें, इसे एक रोमांचक सफर समझें। ये आपके दिमाग को तेज रखेगा और आपको बेहतर वित्तीय फैसले लेने में मदद करेगा। याद रखें, आपका सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है और इसे लगातार पोषण तो दोस्तों। ये थी रिच डैड और पुअर डैड की सोच की दुनिया की एक झलक। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आर्थिक सफलता
सिर्फ हमारी डिग्री या तनख्वाह पर नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी वित्तीय साक्षरता, संपत्ति बनाने की हमारी क्षमता और डर पर काबू पाने की हमारी हिम्मत पर निर्भर करती है। चुनाव आपका है। क्या आप जिंदगी भर पैसों के लिए काम करने वाली चूहा दौड़ में भागना चाहते हैं, या आप पैसे को अपने लिए काम पर लगाकर वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहते हैं? याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन शुरुआत आज हो सकती है। पहला कदम उठाइए, सीखना शुरू कीजिए और अपनी आर्थिक कहानी खुद लिखिए। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और आगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।